मीरगंज में आज मेघना की शादी थी। मेघना के पिताजी सेठ रायचंद बहुत डरे हुए थे। रायचंद के दोस्त राघव गुप्ता रायचंद के घर पहुंचते हैं। अरे रायचंद, ये किस तरह की शादी हो रही है गांव में? बिल्कुल सन्नाटा है, कोई रौनक नहीं है। दोस्त क्या बताऊं, इस गांव में कटे हाथों वाली चुड़ैल का साया है। कटे हाथों वाली चुड़ैल? पिछले कई सालों से जब भी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो वो चुड़ैल गांव में आती है और दुल्हन के हाथ काट कर ले जाती है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम गांव के लोग इतना डरे हुए हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूं। मैं भूतों के बहुत से केस हैंडल कर चुका हूं। तभी अचानक से मेघना दौड़ते हुए आती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा जल्दी चलिए, चुड़ैल अपने पैरों से हमारे टॉमी का गला घोट रही है। रायचंद, मिस्टर गुप्ता और मेघना दौड़कर जाते हैं। तब तक चुड़ैल टॉमी को मारकर जा चुकी होती है। तीनों बहुत दूर एक घर में चुड़ैल को घुसते हुए देखते हैं। यहाँ चुड़ैल की एक झलक दिखाई देती है। रायचंद और गुप्ता चुड़ैल का पीछा करते हुए उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन चुड़ैल उस घर के सारे लोगों को भी मार चुकी होती है। घर की फर्श पर सारे लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। कटे हाथों वाली चुड़ैल रायचंद्र और गुप्ता के सामने आती है। आओ मीरचंद के जालिमों, इस गांव में जिस लड़की की भी शादी होगी उसे अपने हाथों की बलि देनी पड़ेगी। आज तुम्हारी लड़की की बारी है रायचंद्र। लेकिन क्यों? तभी अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और बाहर से मेघना के चीखने की आवाज आती है। पापा बचाओ, बचाओ! रायचंद्र और गुप्ता बाहर भागते हैं। जब तक वे दोनों मेघना के पास पहुंचते हैं, चुड़ैल मेघना के दोनों हाथ काटकर ले जा चुकी होती है। रायचंद्र रोने लगता है। मेरी बेटी, वो जालिम चुड़ैल मेरी बेटी के दोनों हाथ ले गई। कोई गांव वाला बचाने नहीं आया। भगवान, ये तूने क्या किया? तभी गुप्ता की नजर धरती पर पड़े एक फटे हुए कपड़े पर पड़ती है। रायचंद, रोना बंद करो। ये देखो, चुड़ैल की साड़ी का कपड़ा लगता है। ये किसी चीज से फंसकर फट गया है। तो अगर किसी चुड़ैल के कपड़े में हनुमान की मूर्ति लपेट कर रख दो तो उसे अपने काबू में किया जा सकता है। तुम अपने घर से एक हनुमान की छोटी मूर्ति ले आओ, हो सकता है तुम्हारी बेटी के हाथ वापस मिल जाए। मिस्टर गुप्ता चुड़ैल के कपड़े में जैसे ही हनुमान की मूर्ति लपेटते हैं, वैसे ही चुड़ैल की रो रोकर चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस कपड़े से मूर्ति बाहर निकालो। मैं मूर्ति तभी बाहर निकालूंगा जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगी। क्या पूछना चाहता है? तू उन लड़कियों के हाथ क्यों काटती है जिनकी शादी होने वाली होती है? बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिता इस गांव के जमींदार का कर्ज नहीं उतार पाए थे, तो जमींदार ने बदले में मेरी शादी वाले दिन ही मेरे पिता को मार दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। किसी गांव वाले ने ना मुझे बचाया और ना मेरे पिता को। हाथ कटने पर मैंने आत्महत्या कर ली। तब से मैं इस गांव के लोगों से बदला ले रही हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हुआ, हमें उसका बहुत अफसोस है। हम गांव वाले उस जमींदार को फांसी की सजा दिलवाएंगे, लेकिन तुम इन निर्दोष लोगों को सताना बंद करो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो क्या तुम भी दूसरों के साथ गलत करोगी? इस तरह तो ये दुनिया नरक बन जाएगी। गुप्ता की बात सुनकर चुड़ैल थोड़ी नर्म पड़ जाती है। मैं सभी गांव वालों की तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरी बेटी के हाथ लौटा दो। चुड़ैल रायचंद्र की बेटी के कटे हुए हाथ ठीक कर देती है।
गांव वाले मिलकर गांव के जमींदार को फांसी की सजा दिलवाते हैं। फिर चुड़ैल हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाती है। ये कहानी है राघव की। राघव अपने माँ पापा के साथ पुणे में रहता है। अरे बेटा, टिफिन तो लेकर जा। राघव अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। राघव, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें प्रमोशन मिला है और तुम्हें मुंबई के हेड ऑफिस में ज्वाइन करना है। राघव खुश भी था और उदास भी। एक तरफ प्रमोशन की खुशी थी, दूसरी तरफ परिवार को छोड़कर मुंबई में शिफ्ट होने का दुख। ये तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा, जो तुम्हें मुंबई में शिफ्टिंग मिली है। वैसे भी मुंबई पुणे से अच्छा ही है और ज्यादा डेवलप्ड भी है। वो तो है, लेकिन पुणे में आप लोग हो, मुंबई में मेरा कौन है? मुंबई में तेरे सपने हैं, तेरा ड्रीम। तुझे मैनेजर बनना है ना, और क्या पता मुंबई में कोई अपना भी मिल जाए। क्या माँ, तुम भी? राघव के मम्मी पापा को भी दुख था कि राघव को अकेले शिफ्ट होना पड़ेगा, पर वो जानते थे कि ये उसकी जिंदगी के लिए अच्छा है। 1 महीने बाद राघव मुंबई आया। वो पहले अपनी कंपनी गया और फिर एक एजेंट के ऑफिस में। ये फ्लैट है, ये आपके ऑफिस के पास। फिलहाल तो उसमें कोई नहीं है, पर जल्द ही 2-3 लोग आ जाएंगे। फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड है, 2 BHK। तो चलिए देखते हैं। राघव एजेंट के साथ फ्लैट देखने गया। फ्लैट काफी बड़ा था और उसमें टीवी, फ्रिज, AC ऑलरेडी था। ये देखकर, ये फ्लैट मुझे पसंद है। आपको 10,000 रुपए पर मंथ देने पड़ेंगे। 10,000 मेरे बजट से ज्यादा है, पर क्योंकि ये फ्लैट इतना अच्छा है इसलिए चलो ठीक है। राघव ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने राघव को चाबी दे दी। कुछ देर बाद राघव अपने गिने चुने सामान के साथ घर आया। उसने अपना सामान लगाया। अब थोड़ी पेट पूजा की जाए। राघव ने अपने फोन से खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद राघव ने डिलीवरी बॉय से खाना ले लिया। अब तो मेरी पार्टी है। इतना बड़ा घर, उसमें मैं अकेला और खाने के लिए ये बिरयानी। वाह वाह। राघव ने खाना खाना शुरू कर दिया। तभी उसकी माँ का फोन आया। हाँ माँ, यहाँ फ्लैट मिल गया है, बहुत बड़ा है, 2 BHK। फिलहाल रूममेट्स नहीं है, पर कुछ दिनों में आ जाएंगे और मेरे ऑफिस के नजदीक भी है। हाँ, अभी मैं बिरयानी खा रहा हूँ। चलिए कल कॉल करता हूँ, बाय। राघव ने वापस खाने पे कंसंट्रेट किया। खाने के बाद राघव एक कमरे में गया और सो गया। उसे अच्छी नींद लगी थी कि अचानक उसे सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। अरे, ये बदबू कैसी है? मैंने तो कचरा फेंक दिया था। राघव यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसकी नजर, शायद ये बदबू उस कचरा कुंडी से आ रही है। खैर, एयर फ्रेशनर मार के और खिड़की बंद करके सो जाता हूँ। राघव ने एयर फ्रेशनर मारा और खिड़की भी बंद कर ली। फिर भी बदबू कम नहीं हुई। उस रात वो वैसे ही सो गया। अगले कुछ दिनों तक उस मांस की बदबू आती रहती थी। अब उसने बदबू पे ध्यान देना छोड़ दिया था। फिर अचानक एक रात राघव सो रहा था कि उसे किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प। राघव डरकर उठ गया। उसका सारा शरीर पसीना पसीना हो गया था। क्या ये सपना था? राघव काफी देर तक जागता रहा और फिर वापस सो गया। इस दिन के बाद अक्सर राघव को ये सपना आता और वो डर कर उठ जाता था। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये औरत कौन है? इसे मुझसे क्या चाहिए? ऑफिस में भी राघव अक्सर उस औरत के बारे में सोचने लगा। कौन है ये औरत? क्यों मुझसे मदद मांग रही थी? मैं तो इसे जानता तक नहीं। राघव की नींद हर दिन खराब हो रही थी। इसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। राघव, ये क्या है? तुम्हारा आजकल काम में बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। ऐसे रिपोर्ट बनती है क्या? तुम एक सीनियर एग्जीक्यूटिव हो, ध्यान दो अपने काम पर। सॉरी सर।
लंच ब्रेक में राघव का फ्रेंड उसके पास आया। क्या हुआ? बॉस इतना भड़क क्यों रहा था? क्या पता यार, एक तो नींद पूरी नहीं होती, ऊपर से बॉस की खिटखिट। अजीब बात है, तुझे नींद क्यों नहीं आती और तेरी नींद पूरी क्यों नहीं होती? तेरा तो कोई फ्लैटमेट भी नहीं है। अब तुझे क्या बताऊं मुझ पर क्या बीत रही है। राघव ने अपने दोस्त को उसके साथ हो रहा इंसिडेंट बताया। मुझे तो लगता है उस फ्लैट में कोई भूतनी है। क्या यार, भूतनी वगैरह थोड़ी ना होती हैं। देख, मुझे पता है तू नहीं मानता, पर मैं तो मानता हूं। तू संभल के रह, यही नसीहत दूंगा मैं तुझे। आज जब राघव घर गया तो वो अपने दोस्त की बातों के बारे में सोचने लगा। विक्की भी अजीब है। भूत प्रेत आज के जमाने में कहाँ होते हैं। अब सिर्फ इतना हो जाए कि मैं आज चैन से सो जाऊं। राघव ने रोज की तरह डिनर किया और अपने कमरे में चला गया। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। राघव, मेरी मदद करो, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और अचानक राघव को ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों को खींच रहा है। वो यहाँ वहाँ देखने लगा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ वहाँ देखता रहा, उसे कोई नहीं दिखा। इस पूरी रात राघव सो नहीं पाया और अगले दिन उसने ऑफिस में कॉल करके छुट्टी ले ली। नेहा यार, आई एम वेरी इल। लगता है मुझे बहुत फीवर है, सो प्लीज इन्फॉर्म बॉस कि आई वोंट बी कमिंग टुडे। आधा दिन आराम करने के बाद उसका सिर फटा जा रहा था। काश नींबू पानी मिल जाए, लेकिन मेरे फ्रिज में तो एक भी नींबू नहीं है। शायद बगल वाली आंटी के पास हो, जाकर पूछता हूँ। राघव ने अपने बगल वाले फ्लैट की बेल बजाई। हेलो आंटी। हेलो बेटा। आपके यहाँ नींबू होगा क्या? वो क्या है कि मेरा सर चकरा रहा है। हाँ है ना बेटा, कम इन, आई विल गेट यू सम। आंटी किचन से नींबू पानी बनाकर लाई और राघव के बाजू में बैठ गई। और बेटा, कहाँ के रहने वाले हो? पुणे का हूँ आंटी। वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना उस फ्लैट में? नहीं आंटी, पर आपने क्यों पूछा? तुमको तो पता ही होगा ना कि तुमसे पहले जो फैमिली तुम्हारे फ्लैट में रहती थी उनका क्या हुआ। नहीं आंटी, आई डोंट नो। क्या हुआ था? वो एक न्यूली वेड कपल था। रमेश और मधु दोनों ने लव मैरिज की थी। मधु बहुत सुंदर थी और इसी वजह से रमेश बहुत इनसिक्योर था। कैसी लग रही हूँ मैं? इतना क्यों बंठन रही हो? किसी दूसरे को पकड़ना है क्या? क्या आप भी पूरा मूड खराब कर दिया। मधु रमेश के लिए तैयार होती थी और रमेश को मधु पर शक होता था। अक्सर रमेश मधु पर बालकनी से वॉच रखता था। वो किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है। उस लड़के से तुम्हारा क्या काम? अरे वो तो चंदा मांगने आए थे, होली का। हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कैसा चंदा। तुम बात को उलझाओ मत। और ऐसी छोटी छोटी बातों पर रमेश और मधु का झगड़ा हो जाता था और रमेश मधु को मारता था। हेल्प मी, समवन हेल्प मी। कुछ महीनों बाद रमेश और मधु के झगड़े बहुत बढ़ गए और वो हर दिन मधु को अपने बेल्ट से मारता था और मधु सिर्फ हेल्प मांगा करती थी। हेल्प, प्लीज कोई हेल्प करो, कोई मेरी मदद करो। फिर एक दिन रमेश मधु को मार रहा था। हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मधु वहाँ से भागी और किचन में चली गई। उसने वहाँ एक चाकू उठाया। मैं अपनी जान ले लूंगी। बड़ी आई जान लेने वाली, तुझे तो आज सबक सिखाता हूँ। हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी। मधु को मरते देख रमेश वहाँ से भाग निकला। जब तक हम वहाँ पहुँचे तो मधु मर चुकी थी। पुलिस ने छानबीन की और फ्लैट को कुछ महीनों के लिए बंद कर दिया। फिर रिनोवेशन हुआ
तो वर्कर्स बोल रहे थे कि यहाँ एक सिर कटी भूतनी है और उसके बाद तुम उस फ्लैट में रहने आए, इसीलिए मैंने पूछा कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आंटी, मधु की आत्मा अब भी उस फ्लैट में है। वो रोज रोती है, हेल्प मांगती है। वही है वो सरकटी भूतनी। What? मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। मैं कई महीनों से परेशान हूं। तुम्हें वो फ्लैट जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। यस, यू आर राइट। राघव तुरंत उस फ्लैट में गया और उसने अपना सारा सामान बाहर निकाला। मैं अपने कलीग के रूम में शिफ्ट हो रहा हूं। आप ये कीज एजेंट को दे देना। ओके, टेक केयर बेटा। जी आंटी। राघव को ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर याद रहेगा। आज भी जब वो इस फ्लैट के बारे में सोचता है तो वो घबरा जाता है।